बच्चों कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज आपका पूरी पॉलिटी का टेस्ट है, जो भी आज तक आपको पढ़ाया गया है। क्या आप सभी तैयार हैं? प्राची द्विवेदी, जिन्नी घोष, विश्व प्रताप, रोहित कुमार, काजल, पूजा आर्य, नीतीश कुमार, नेहा, जो भी मैंने आज तक आपको पढ़ाया उसका टेस्ट होगा आपका। क्या आप सभी तैयार हैं? कब से पढ़ा रहे हैं बेटा? इस बैच की 2 दिन बाद लास्ट क्लास है। 17 तारीख को इस बैच की लास्ट क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि वो नहीं हुआ तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को आपको करा दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस यहाँ के आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब हमारा जो है 51वां क्वेश्चन चलेगा आज यहां से। आज हमारा 51वां क्वेश्चन चलेगा बच्चों यहां से। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, 50 क्वेश्चन तक एक बार आपको करा चुका हूं। 51वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भूभाग या संपूर्ण भाग में लागू कर सकती है, क्या ऐसा कुछ है बच्चों? क्या ऐसा कुछ है दोस्तों? हाँ, फिर पॉलिटी खत्म हो जाएगी बेटा। अच्छा, डीपीएसपी की पीडीएफ सोनल, तो बेटा मैं कल डाल दूंगा। सोनल लोधी, ठीक है भैया। ज्योति कुमारी, मैं कल डाल दूंगा। बेटा एक बच्चा सिर्फ एक बार जवाब देगा, एक बच्चा सिर्फ एक बार। बाकी अभी तक ज्यादातर बच्चों का सबका गलत है, ज्यादातर बच्चों का सबका गलत है। दोस्तों आपको याद होगा, जब मैंने आपको केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पढ़ाए थे तो आपसे यह कहा था कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है। वह किसी राज्य से कभी नहीं पूछते, समझ रहे हो ना? वह किसी राज्य से नहीं पूछते। यहाँ पे वो कह रहे हैं सभी राज्यों की सहमति, नहीं कोई जरूरत नहीं है। कोई राज्य सहमति दो या मत दो, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंधित राज्यों की सहमति कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना किसी राज्य की सहमति से। बच्चों बिना किसी राज्य की सहमति से पूरे भारत में लागू कर सकती है। आप एक बात बताओ, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग बनाया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। अगर यूपी सरकार यहां पे मना करती तो बच्चों एक बात बताओ बच्चों, हाँ ज्योति मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही काफी है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यूपी सरकार मना करती कि कहती नहीं अभी हम यूपी का पार्टीशन नहीं होने देंगे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती? आप बताओ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बात मान लेती? आपका जवाब क्या आएगा? तो बच्चों आप कहोगे सर इनका जवाब आएगा नो, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बात बिल्कुल नहीं मानती, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, आपको यहां तक भी मैंने कराया है कि यदि, अब आप ही बताएंगे दोस्तों, आप ही बताएंगे। मैंने आपसे कहा कि यहां पे इंडियन गवर्नमेंट है, यहां पे इंडियन गवर्नमेंट है और यहां पे यूपी गवर्नमेंट है, दोनों ने एक रूल बनाया, दोनों ने सेम रूल बनाया। तो दोस्तों ये बताओ श्रेया, किसका रूल माना जाएगा? आप ये बताओ। जब ये बैच खत्म हो जाएगा तो आप लोगों की बड़ी याद आएगी, आपको हमें याद आएगी और हमें आपकी याद आएगी, है ना। ये बात आप याद रखना। कुलविंदर आपका भतीजा कुछ ठीक है, बस आप मुझे ये बता दो कि यदि इंडियन गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट का आपस में डिस्प्यूट हो जाए तो बात किसकी मानी जाती है? बच्चों इंडियन गवर्नमेंट की, या जिसे आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले कौन पावरफुल होता है इंडिया में? बच्चों वो होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूं कि ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए बच्चों। नेक्स्ट सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? बच्चों आप तो आम चुनाव की बात कर रहे हो, मैंने आपको 3 प्रकार के चुनाव बताए थे, आपको याद होगा। पहले आप बताओ कि भारत में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे? इंडिया में पहले जनरल इलेक्शन कब हुए थे, ये आपने बताना है। देखिए इंडिया में अगर फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें, अगर इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मैंने जो आपको पढ़ाया था, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया था कि 1951 देन 1952, मैंने आपको ये पढ़ाया था। पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था बच्चों? बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था? 1951 1952, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है।
और अब अगर ऐसा ऑप्शन में ना हो तो आप ये आंसर दे सकते हो, आप तब ये आंसर दे सकते हो। अच्छा, कभी किसी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर इसमें 2 साल एक साथ क्यों लगे आते हैं, इसमें 2 साल आप क्यों बताते हो? आप या तो 1951 बताओ या फिर 1952 बताओ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब आप पूछो क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्यों लगाता है ये, आप पूछो जरा मुझसे, आप कहो क्यों तो फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आपके पास में, नहीं आप ये बताओ, आपके पास में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है अपना, जिसे आप मार्कशीट भी बोलते हो, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ये मार्कशीट है आपके पास में? तो आप उस पर डेट देखना, उस पर 2 ईयर होंगे, उस पर 2 ईयर होंगे, जैसे 2004 से 2005। इसका मतलब क्या है? मतलब ये 2004 में काम शुरू हुआ, 5 में खत्म हुआ। आपने 4 में एडमिशन लिया, 5 में आपका रिजल्ट आया। चुनाव 51 में शुरू हुए, 52 में खत्म हुए। तो जब दोनों साल जुड़ती हैं, जब बच्चों दोनों साल जुड़ती हैं, तब आपका इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब जब दोनों ही साल में वो काम हुआ हो। तो यहाँ 2004 से 2005 आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपके पास में हाई स्कूल या 12th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट होंगे, तो बच्चों उसमें आपको ये इस तरीके से जरूर लिखा मिलेगा। बोलो है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो यस या नो, है ना? तो बच्चों ये ध्यान रखना, आपको इसीलिए मैं कहना चाहता था कि 2 ईयर इसीलिए लिखे आते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अब ये मत कह देना कि गुरुजी पढ़ाया नहीं था। हाँ भी सनी, 3 बजे होती है वो क्लास। आपको बता दो पीएम की नियुक्ति, देखिए पीएम की नियुक्ति सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एक बच्चा एक बार जवाब दो कि पीएम की नियुक्ति करता कौन है। आपको बताना है द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात आती है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम की अगर बात आती है, तो आपका जवाब आएगा प्रेसिडेंट। आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, पहला सवाल। दूसरा, ये 4 आर्टिकल आपके सामने लिखे हैं, चारों में देखो कुछ ना कुछ दिया गया है। मैं आपको बता दूं सर 51 या 52 ऑप्शन में होगा तो कौन सा होगा? 52 होगा। देखो अगर मैं 72 की बात करूं तो 72 में क्षमादान। बच्चों सच बताओ, आपको क्षमादान या पॉर्डन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया था कि क्षमादान 72 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, आपको पढ़ाया था ये सब चीज? आप कहोगे सर पढ़ाया था। बच्चों 123 में मैंने ऑर्डिनेंस या अध्यादेश आप लोगों को पढ़ाया था कि अध्यादेश हमारे देश में 2 व्यक्ति जारी कर सकते हैं, एक आपके राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं और एक आपके राज्यपाल जारी कर सकते हैं। दोनों के आर्टिकल लिखो जरा, एक यहाँ पे प्रेसिडेंट का आर्टिकल लिखो और एक बच्चों यहाँ पे आप गवर्नर का आर्टिकल लिखो। इन दोनों का आर्टिकल लो, किस किस आर्टिकल के द्वारा ये बच्चों क्या करते हैं? हमारे भारत में आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या करते हैं सर? ये आपका क्या करते हैं सर जी? ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। तो प्रेसिडेंट 123 और गवर्नर 213, दोनों के आंसर देख लो, 123 और 213। अगर बात करूं 76 की, तो 76 में आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसे आप लोग, हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। बच्चों अगर 75 की बात की जा रही है तो आपका सही आंसर आ जाएगा कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो 75 के द्वारा की जाती है। अब बच्चों 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब जरा एक आर्टिकल बताओ, एक आर्टिकल बताओ, ये बताओ मेरे को कि जो एजीआई होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या ये लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है? आपसे पूछना चाहता हूं, और बैठ सकता है तो किस आर्टिकल के द्वारा? लोकसभा या राज्यसभा में जा सकता है किस आर्टिकल के द्वारा? दोस्तों ये लोकसभा का मेंबर नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर ये लोकसभा का मेंबर नहीं है, ये फिर भी लोकसभा में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है। फिर वहां पर आप आर्टिकल बताएंगे, सर आर्टिकल आपका यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों 88, आर्टिकल यूज होगा 88। क्लियर है सब बच्चों का? देखिए 76 वाले गलत हैं बच्चे, 76 के द्वारा ये अपॉइंट किया जाता है। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? पहले आप बताओ, फिर मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा।
प्राची द्विवेदी कहाँ हो गुड़िया? अनुज भैया कहाँ हो? योगेश प्रजापति, पूजा आर्या, सुनील कुमार, मनीषा कहाँ हो आप सब लोग? आज जयदीप, रंजना, सोनू, आप जवाब नहीं दे रहे हो। अच्छा यहीं हो सारे बच्चे, ओके। अरे मेरे दिल के टुकड़ो आ जाओ। तो दोस्तों जिन बच्चों का आंसर डी है वो तो बिल्कुल गलत है। आप सुन लो, क्या आप जानते हो, आप लोगों ने जवाब तो दे दिया, हु आर इंक्लूड इन द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल। क्या आप ये जानते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। बच्चों ये है क्या, आप ये बताओ। बच्चों मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि जब आपको ये पता ही नहीं है तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। बच्चों मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहले तो ये बताओ, ये जो एनडीसी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? बताना बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब क्या आएगा ये बताओ जरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं सबका देख रहा हूं जवाब। तो बाबू ये ध्यान रखना, जो बच्चे कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं सर जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनडीसी? ये कितने बच्चे हैं वो बताओ, इनका 100% सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन बता रहे हैं जरा बताओ तो एक बार बेटा। और जिस जिसने बताया आपको बता दूं, आप बिल्कुल एकदम गलत है। बस मैं यही देखना चाहता था कि आप कितने बच्चे ऐसे हो जो भैया जवाब दोगे एकदम होश, अपना होश छोड़ दोगे। दोस्तों अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो किसी आर्टिकल में आती? आप एक बात बताओ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो ये किसी आर्टिकल में होती, किसी अमेंडमेंट के द्वारा इसे ऐड किया होता, लेकिन ये तो है ही नहीं, ना ये आर्टिकल में, ना ये पार्ट में, ना ये अमेंडमेंट में। तो ये कैसा हो गया? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ये कैसा हो गया बच्चों? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 6 अगस्त 1952 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। कब? 6 अगस्त 1952 को इसको स्टेब्लिश किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा पीएम साहब होते हैं। अब पीएम यहां पवन मुरल मत समझ लेना, समझ रहे हो ना? अध्यक्ष या पीएम मतलब पवन मुरल मत समझ लेना, मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है यहाँ पे। अब बच्चों एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे मेंबर के रूप में कौन कौन होते हैं? तो मेंबर के रूप में बाबू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो हमारे भारत में कुल कितने मुख्यमंत्री होते हैं जरा बताना बाबू? हमारे भारत में कुल कितने मुख्यमंत्री होते हैं जवाब देना। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में टोटल 30 मुख्यमंत्री होते हैं। सर जी 28 तो होते हैं स्टेट में, 28 तो होते हैं स्टेट में, और बच्चों 2 होते हैं यूनियन टेरिटरी में। क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है अरविंद केजरीवाल? है भाई, दिल्ली में भी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और पांडेचेरी में मुख्यमंत्री है। तो 30 मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। अगला देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर, ये जो रेजिड्यूरी पावर है ये किसके पास होती है? ये जो रेजिड्यूरी पावर होती है किसके पास होती है? आज के क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोगों ने हमेशा मुझे अपने बड़े भाई जैसा प्यार दिया है। आपकी मुझे बड़ी याद आएगी ये बैच जब खत्म हो जाएगा कि पवन सर थे, हमें बहुत डांटते थे, हमेशा भाई बहन बोलते थे। बड़ी याद आएगी परसों के बाद जब ये बैच खत्म करके मैं आपसे जाऊंगा कि नमस्कार बच्चों, मैं तो आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था 1-2, लेकिन कल एक बच्चे ने डिमोटिवेट इतना कर दिया कि मेरा पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं है अब, है ना? तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आजादी से पहले, कि जब तक हम आजाद नहीं हुए, आजादी से पहले ये जो पावर हुआ करती थी ये गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। लेकिन आजादी के पास, बच्चों ये ध्यान रखना, आजादी के बाद ये पावर किसके पास चली गई? आजादी के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो ये सारी पावर बेटा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। बस ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है कि आजादी से पहले किसके पास थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आजादी के बाद किसके पास थी, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला देखो। हाँ सिलेबस एफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला देखो बच्चों,
बहुचर्चित उपन्यास, ये एक हमारा फेवरेट सवाल है बच्चों। ये बहुचर्चित एक उपन्यास है और एक उपन्यास है जिसका नाम है द लास्ट सफर, है ना। ये दो सवाल आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा विस्पृता, आप ये बताओ जरा। हाँ धीरज, दो ही यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे सीएम होते हैं, बाकी सीएम नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा सर जी 100 बाटे। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल बताओ। इसे वही बच्चा बता पाएगा जिसने बहुत डीपली तैयारी करी होगी, तो इसे आप आराम से देख लेना, बाद में आंसर आ जाएगा आपका डी। आपका इनका टाइम मैनेजमेंट करना बस, कौन सा पहले कब बना है। राज्यपाल की सैलरी और भत्ते कौन देता है। पहले तो ये बताओ दिल के टुकड़ों, राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। नहीं, राज्यपाल की सैलरी आप गलत बता रहे हैं। अभी मैंने सब कुछ पढ़ाने के बावजूद आप अगर ये जवाब देंगे तो बच्चों ध्यान रखना, फिर कैसे काम चलेगा, फिर कैसे काम चलेगा बच्चों। सैलरी ऑफ गवर्नर तो 3,50,000, 3,50,000 रुपए होती है, ये बात आप याद रखना। और इनको जो सैलरी दी जाती है वो भारत राज्य की संचित निधि से दी जाती है, ये भी आप याद रखना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। अब एक आप जो गलती कर रहे हैं यहाँ, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पढ़ाने के बावजूद मेरे ही बच्चे सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं भाई राज्यपाल की राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, सर आपने कहा था कि राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख और उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख। आपने ही कहा था कि जो सीजीआई है उनकी सैलरी 2,80,000, ये सब आपने बताया है। राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो दिए गए हैं वो गलत है। इनमें से जो पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं वो राज्यपाल से संबंधित है और इनमें से कौन सा गलत है। सवाल थोड़ा टफ लेवल का है, आराम से पढ़िएगा। बोलो बच्चों। सवाल है कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ही इज ए पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही बात है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है बच्चों। दूसरा क्या है, ही डज नॉट अपॉइंटमेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये अपॉइंट नहीं करता है। अगला, ही डज नॉट हैव द इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं होती है। तो बच्चों वह मृत्युदंड को कम कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। हमारे भारत में मृत्युदंड को कम करने का राइट सिर्फ किसके पास है, आप बताओ। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया है तो वह व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे माफ कर सकता है। सिंपल, राष्ट्रपति चाहे तो उसे बिल्कुल माफ कर सकता है, यह भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह रहा। संविधान के किस अनुच्छेद को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यह सवाल आपका एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, एसएससी ने पूछा, मैं ये कह सकता हूं। बताइए इसका जवाब क्या आएगा। पूरी 1 मिनट का समय दूंगा इस सवाल पर, क्योंकि अच्छा सवाल है और वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसने अच्छे से इसकी तैयारी करी है। आराम से, कोई नहीं, अभी 20 सेकंड हो चुकी हैं, और 20 सेकंड देता हूं आपको, सोच विचार कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं। अगर 123 की बात कर रहा हूं तो बेटा 123 में अध्यादेश है। अब आप देख लेना दिल के टुकड़ों किसका गलत था किसका सही था। तो ये तो होगा नहीं। जो 280 बता रहे हैं तो इसमें फाइनेंस कमीशन है, यानी कि वित्त आयोग है, इसमें वित्त आयोग है। अगर 108 की बात करूं तो संयुक्त अधिवेशन है। क्या है भैया, संयुक्त अधिवेशन है। तो भैया अब आपके सामने आंसर क्या आ गया सर, 200 आ गया। अब जिस जिसका गलत था खुद में सॉरी बोल दो कि गुरुजी हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑर्डिनेंस भी पढ़ाया है, मैंने आपको फाइनेंस कमीशन भी पढ़ाया है, मैंने आपको जॉइंट सेशन भी पढ़ाया है। अब ऐसे तो थोड़ी ना काम चलेगा यार। अब ये है आपकी तैयारी कि कल आपसे कोई आकर क्वेश्चन पूछता है और आप उसको गलत जवाब देते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी और मेरी छवि पर। कहेंगे यार इस टीचर ने सही नहीं पढ़ाया होगा, या फिर ये कहेंगे कि इन बच्चों ने सही नहीं पढ़ा होगा। तो आपकी गलती उसमें होगी, मेरी गलती नहीं है, लेकिन बच्चों गलती हम दोनों की बताई जाएगी, आपकी भी गलती और मेरी भी गलती है। पता नहीं क्यों मुझे दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन बच्चों
गलती ऐसी मत करो कि आपने पढ़ने के बावजूद आप गलती कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी भी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अब ये मत कह देना कि गुरुजी हमें जानकारी नहीं है, हम आपको बताएंगे अभी। प्राची, आपका क्वेश्चन ये भी गलत हो गया बेटिया। देखिए, अगर वो जो बच्चे इसका जवाब ए दे रहे हैं वो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसे आर्टिकल 76 के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, याद रखना, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगर महाधिवक्ता की बात करूं तो ये आर्टिकल नंबर 165 के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो बी वाले बच्चे सही हैं, बाकी सब गलत है। अब आप खुद देख लो किसका सही है किसका गलत है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं तो आपको बहुत अच्छे बच्चे समझता था, बहुत प्यारा बच्चा समझता था आपको, कि आपकी तैयारी बहुत बेटर चल रही होगी, आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। लेकिन प्यार प्यार के चक्कर में तुम लोग तो बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबू। हम ये नहीं कि आपको डांटते नहीं है, भाई बोलते हैं सिस्टर बोलते हैं तो आपको डांट नहीं लगाई जाएगी, आपको डांट भी लगाई जाएगी आज। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल, इन्हें पढ़िएगा और आराम से जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरे 25 बल्कि 40 सेकंड का समय दूंगा इस सवाल को पढ़ने के लिए, क्योंकि लेंथी सवाल है। पढ़िए। नहीं, मारता मैं किसी को नहीं हूं, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। रेखा रानी, आ जाओ, इस सवाल को पढ़ो और जवाब दो। इसका जवाब भी वही बच्चा दे पाएगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है। बच्चों, इस सवाल को आपने ये भी देखा, अभी चलो हो जाए 40 सेकंड, टाइम अप। आप लोगों को ये चीज जानकारी होगी मेरे प्यारे साथियों कि हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं। अगर बात करूं पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं तो आप क्या कहते हो? सर, पार्लियामेंट में होती है लोकसभा, पार्लियामेंट में होती है राज्यसभा और पार्लियामेंट में होते हैं प्रेसिडेंट। ये बात आप याद रखना, यही तो बोलते हो आप। लेकिन यही बात अगर मैं लेजिस्लेचर की बात करूं, अगर मैं यही बात आपकी लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं, किसकी बच्चों? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेचर में यहां लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहां होते हैं गवर्नर, यहां होते हैं गवर्नर। अब ये तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वहां आंसर आ जाएगा। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ये नहीं हो सकता। विधानसभा, विधान परिषद बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं। डी वाले बिल्कुल सही हैं जिनका 4 आंसर आ रहा है। आप देख लो जिन बच्चों का डी है वही सही है, बाकी सबका गलत है। इसलिए कह रहा हूं मेरे क्वेश्चन आके थोड़े से मानता हूं टफ है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया था थ्योरी में? आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था? ठीक है प्राची, आपका सही था। गुड़िया, ये बताओ क्या ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था? बोलो यस या नो। अगर पढ़ाया था तो बाबू आप क्यों गलत कर रहे हो ये तो बताओ। इतनी मेहनत का यही सिला दोगे आज आप मुझे? अगला देखिए, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, ये तो हर बच्चे को पता ही होगा कि भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। अगर मैं पहली महिला की बात करता हूं तो दोस्तों वो थी सरोजिनी नायडू जी। और किस राज्य की बनी थी? अगर मैं आपसे पूछूं भाई किस राज्य की बनी थी? अगर राज्य की बात की जा रही है तो वो राज्य कौन सा था? राज्य था अपना उत्तर प्रदेश। अगला देखिए, अब जरा इसे पढ़ो दोस्तों, जो बच्चा इसे पढ़कर जवाब दे देगा समझो उसकी तैयारी अच्छी है। और मैं आपको पूरे 1 मिनट का समय दूंगा इस सवाल पर। लेंथी क्वेश्चन है बेटा, डरना मत, लेंथी क्वेश्चन है, डरना मत बिल्कुल भी। हाँ, मैं लूंगा विश प्रताप। अरे पहले पढ़ लो, इतनी जल्दी मत करो आंसर देने में, गलत है आपका जिनका डी आ रहा है।
इस सवाल का जवाब ज्यादातर 99% बच्चों ने सही दिया है। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सबने सी आंसर दिया है और सबने दिल जीत लिया। इस बार सबने बढ़िया जवाब दिया है। मेरी प्यारी छोटी बहन और छोटे भाई, आपका सबका सही आंसर है। अगला देखिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है, बताइए। रेखा, क्लास चलते चलते तो लगभग 1 महीना हो गया। देखिए, एक व्यक्ति जो आपको मैं बता दूं, वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है। जब मेंबर नहीं है तो दोस्तों इसको मंत्री बना गया। और मंत्री इसे कितने साल के लिए बनाया जा सकता है दोस्तों? मंत्री इसको कितने साल के लिए बनाया जा सकता है? तो ये ध्यान रखना, सिर्फ 6 महीने के लिए। इसको जो मंत्री बनाया जा सकता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ जरा इस सवाल का जवाब क्या होगा। चलो भैया, अगला सवाल, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? बोलो भैया। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी त्यागपत्र दिया जाता है वो उपाध्यक्ष को ही दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे, है, लेकिन यहां मामला थोड़ा सा उल्टा आ गया है। आप लोग में से बहुत बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, है ना। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन आप यहां पर गवर्नर क्यों बता रहे हो? आपका आंसर यहां पे गवर्नर क्यों आ रहा है? क्या गवर्नर, आप एक बात बताओ दोस्तों, क्या लोकसभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं? आप बताओ तो जरा इन चीजों को। तो फिर सॉरी बोलो, क्यों ऐसा हो रहा है आज? हाँ, अगर बात आती है शपथ की, कि तब भी इनका कोई रोल नहीं होता है यहां पे। अगला सवाल देखिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, आज उसे किस नाम से जानते हैं? बोलो भैया। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, आज उसे किस नाम से जानते हैं? तो सर जी, आज उसे जानते हैं किस नाम से मेरे बाबू? उसको जानते हैं आज मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय राज्य के नाम से। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? बोलो भाई जल्दी। हो गए भैया? सर वाईटी पर क्यों क्लास नहीं ले रहे हो? बेटा वाईटी पर डेली क्लास होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तब आपका जवाब आ जाएगा मुख्यमंत्री। देखो, देश में जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। जब राज्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आते हैं। बच्चों शायद हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, और मिस्टेक वो ये है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, उसे अब मेघालय गलत होगा इसका आंसर। जो मुझे लग रहा है मेघालय गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश आएगा। इसका आंसर सी आएगा और बिल्कुल एकदम करेक्ट। इसका आंसर सी आएगा और बिल्कुल एकदम करेक्ट। मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा एक क्वेश्चन पर
मिस्टेक हो गया, आंसर सी आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भैया, अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? रा... 64 बता देंगे, धीरे 64 बता देंगे, वेट कर लो। अगर धन विधेयक की बात आ रही है तो दोस्तों ध्यान रखना, धन विधेयक हमेशा विधानसभा में पेश किया जाता है पहले। जिस तरीके से अगर बात देश की होती तो देश में सबसे पहले ये लोकसभा में पेश किया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जब देश की बात आएगी तो देश में लोकसभा में पेश किया जाता है, देश में लोकसभा में और राज्य में विधानसभा में, ये भी आप याद रखना। बच्चों एक बात और आपको बता दूं कि आपके पेपर में सबसे ज्यादा आएगी स्टैटिक जीके, आपके पेपर में सबसे ज्यादा आएगी स्टैटिक जीके। ये स्टैटिक जीके की एक छोटी सी किताब आप सबके पास होनी चाहिए, उस किताब को पढ़ लेना अपने पास, और पेपर से 8 दिन पहले, जब भी आपका पेपर होगा 8-7 दिन पहले मैं आपको आपके फिर से बता दूंगा। ठीक है, और जो योगदान बैच है उसमें स्टैटिक जीके दी है, उसे पढ़ लो, अब बात खत्म। अगला देखिए, इसीलिए मैंने आपको किताब दी है बच्चों। देखिए केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है वो किस अनुसूची में दिया गया है? सुबह 6 बजे मैं यूट्यूब पे मिलता हूं आपको। रवीना अभी बताऊंगा, पहले ये बताओ, आपको आज मैं स्टैटिक जीके का बैच भी फ्री दे रहा हूं, और बच्चों आज सबसे बड़ी बात है कि जो स्टैटिक जीके की बुक है वो आपको ऑफर में मिल रही है। ऑफर क्या है गुरुजी? ऑफर है 165 रुपए की बुक आपको मिल जाएगी। कितने की बच्चों? 165 की बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, 165 की। अभी बता दूंगा कैसे मिलेगी क्लास के बाद। बच्चों आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है वो किस सूची में है? तो 7वीं में किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, ये आपने बताना है। दोस्तों मेरे कहने से मैं आपको हमेशा अपना छोटा भाई जैसी, छोटी बहन जैसा प्यार आपको दिया है। ये किताब जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा जीएस यहां से आएगी। मैं कहता हूं पूरी जीएस एक तरफ और सारी जीएस इसमें से, मतलब एक तरफ तो आधी जीएस और आधी जीएस इसमें से आएगी, ये वाली किताब में से। और इस किताब को समझाने के लिए मैं एक बैच आपको फ्री दे रहा हूं, इस किताब के साथ 105 टेस्ट सीरीज फ्री दे रहा हूं। और जिनके पास ये किताब है तो इस किताब में बेटा आपको एक पेड बैच फ्री मिला होगा, आप उससे पढ़ लो। जो बच्चा इस किताब के साथ जुड़ना चाहता है, एक बार कूपन कोड है Y367S, ये लिख दो जरा, मैं तभी तो बताऊंगा जब आप कहोगे। वाईटी पर सुबह 6 बजे राहुल राज, वाईटी की क्लास का टाइम सुबह 6 बजे है राहुल। और ये किताब आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। आज इस किताब को परचेज करोगे तो 165 की है, और आज के बाद रात के 12 बजे के बाद परचेज करोगे 185 की है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, तो सवाल आ जाएगा आपका प्यारे साथियों, शेयर बाजार और वायदा बाजार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोलो भैया, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ब्रांड ओम्बेस्टमेंट की सिफारिशें की थी? ये तो आप लोग बता ही दोगे। तो दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी मेरे प्यारे साथियों किसके द्वारा? तो ये की गई थी सर जी बलवंत राय मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला सवाल देखिए, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं ये आपने बताना है। अगर मैं संघ सूची की बात करता हूं दोस्तों, तो जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय 97 विषय थे, लेकिन अगर कोई आपसे आज पूछे तो आज आपके 100 विषय हैं। यानी कि पहले 97 विषय थे और आज आपके 100 हो गए हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, पहले 97 थे और आज आपका 100 हो गए हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 249 किससे संबंधित है? अब ये मत कह देना कि गुरुजी पढ़ाया नहीं था। राहुल राज 3 बजे होगी क्लास उसकी।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 249 किससे संबंधित है? तो 249 की अगर मैं बात करता हूं तो ये मत कह देना कि गुरुजी आपने पढ़ाया नहीं था, सही में देख लो एक बार फिर से, मैंने पढ़ाया ये सवाल, है ना। राज्य सूची के विषयों के संबंध में जो आपकी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है, ये मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट कह दे या इन्हें आप इंग्लिश में तो एक ही वर्ड आता है रेजिड्यूरी पावर, कि रेजिड्यूरी पावर इंडिया में किसके पास है? अगर मैं रेजिड्यूरी पावर की बात करूं तो रेजिड्यूरी पावर आपकी पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है भैया? पार्लियामेंट के पास है। अगला देखो, अगला सवाल है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल का सर्जन हुआ किसके द्वारा? क्षेत्रीय परिषद का जो सर्जन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? तो आपका जवाब आएगा संसदीय कानून के द्वारा, ऐसे नहीं बनाया कुछ भी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्यों से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता आयोग या पुंछी आयोग? बोलो भैया। चलिए 75 में एक बच्चा कह रहा है सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो भैया, इसमें क्या डाउट है आपको? धीरज जी, धीरज जी बताइए। मैं आपको बता दूं कि ये आजादी से पहले जो पावर थी ये हुआ करती थी बच्चों आपकी गवर्नर जनरल के पास। आजादी के बाद ये किसके पास हो गई है? तो ये पार्लियामेंट, या जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट। 102 वाला बच्चा गलत है, प्रेसिडेंट हेड होता है पार्लियामेंट का, होता है ठीक है, लेकिन ये पावर पार्लियामेंट में आती है। अगला देखिए, तो इनमें से कौन सा आयोग ऐसा है जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधित नहीं है? तो जवाब आ जाएगा इंद्रजीत गुप्ता आयोग। नेक्स्ट सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? सबसे पहले आप बताओ कि सर आपने पढ़ाया सीजीआई की सैलरी कितनी होती है और अदर जज की सैलरी कितनी होती है? सैलरी बताओ भैया इन सब की कितनी होती है? गुरुजी आपने सब पढ़ा रखे? जी हाँ, ये मैंने सब पढ़ाया आपको। तो दोस्तों इनकी सैलरी 2,80,000 रुपए होती है, 2,80,000, और इनकी सैलरी 2,50,000 होती है, 2,50,000। तो अदर जज की सैलरी 2,50,000 होती है, और जो सीजीआई होते हैं उनकी सैलरी बच्चों आपकी होती है 2,80,000। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संचित निधि है इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल में आता है? राहुल राज आपको ब्लॉक कर दूंगा अब इस बार। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्लास के बाद पूछे जाते हैं, आपने आज 1 मिनट पढ़ाई नहीं की है, अपना सब नुकसान किया है आज आपने। मत पढ़ो बेटा, आप अपना नुकसान करते हो, मानते ही नहीं हो आप। आर्टिकल नंबर 266, मैं कह रहा हूं क्लास के बाद आपको सारी बातें बता दूंगा, उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे हो तो मत मानो बच्चों। अगला देखिए बच्चों, सवाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल समाप्त, ये समा नहीं है, ये समाप्त है, समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आराम से पढ़ो। अरे आपका डाउट थोड़ी है राहुल राज, ये डाउट है क्या कि क्लास किस टाइम पे चलेगी तुम्हारी? ये कौन सा डाउट है? ये कौन सा डाउट है कि क्लास कहां चलेगी? ये डाउट है तुम्हारा? डाउट वो होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई क्वेश्चन आपका है। क्लास 3 बजे होगी, बस बात खत्म। यूट्यूब पे सुबह 6 बजे होगी, पेड में दोपहर में 3 बजे होगी, सिंपल। अब सवाल यह है बच्चों कि इनको हटाया जा सकता है क्या जज को? सर बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकते, पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, संसद ये भी नहीं हटा सकते, इसका मतलब फिर तो सी और डी में से कोई आंसर है। संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है, यानी कि अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेंगे और लास्ट डिसीजन भी हटाने पर राष्ट्रपति का ही होगा। चलो अगला देखिए, अगला सवाल, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बोलो भैया। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपका विधि मंत्री या राष्ट्रपति? चलो अब आप बताओ, ना तो विधि मंत्री है ना राष्ट्रपति है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है। तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो है गवर्नर। वो क्या है? गवर्नर है,
ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है? मतलब ऐसा भारत में कौन व्यक्ति है जो राष्ट्रपति भी सॉरी, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा हो और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा हो? है ऐसा कोई भी व्यक्ति है? बच्चों एक व्यक्ति ऐसा भी है भारत में जो राष्ट्रपति प्लस, मैं लिख दूं यहां पे प्रेसिडेंट प्लस सीजीआई रहने वाला एकमात्र इंडियन, वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। लेकिन उसने क्या पूछा है? अरे रुक जाओ, ए वाले गलत हो, सब ए वाले गलत हो, ए वाले गलत हो बच्चों। मैंने तो यहां पे ये लिखा है कि ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सीजीआई भी रहे हैं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है बच्चों, उसने पूछा है कि सर वो सीजीआई भी रहा हो प्लस लोकसभा स्पीकर भी रहा हो, लोकसभा स्पीकर भी रहा हो बच्चों। तो यार एक बात बताओ, आप सवाल ही नहीं देख रहे हो, मैं क्या पूछ रहा हूं आप क्या बता रहे हो? आप देखो तो सही, तब आपका जवाब आएगा हेगड़े साहब, आपका जवाब आएगा हेगड़े साहब। नेक्स्ट देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आराम से पढ़ो ना सवाल को, कोई जल्दी थोड़ी नहीं है, आराम से पढ़ो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को एडवाइस कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, ये आपने बताना है बच्चों। जब सलाह आ जाएगी तो ये सलाह देंगे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनसे सलाह ली जाएगी, बस एक व्यक्ति से। और अगर राष्ट्रपति सलाह लेते हैं मुख्य न्यायाधीश से तो किस आर्टिकल के द्वारा लिया जाता है? अगर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं तो किस आर्टिकल के द्वारा लिया जाता है? एक 143। ऐसा भारत में आज तक कितनी बार हो चुका है बच्चों? ऐसा भारत में आज तक कितनी बार हो चुका है? तो भैया ऐसा भारत में आज तक 5 बार हो चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति ने सलाह ली हो, ये बात आप याद रखना, ठीक है। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बोलो भैया जल्दी से इस सवाल का जवाब दो। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर राष्ट्रपति। जितने भी जज होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, सबको अपॉइंट करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वेल डन भैया। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये आपने बताना है बेटा। इतनी कॉपी मत करो यार, एक बच्चा एक बार कमेंट्स का जवाब दो यार। अरे अगर आपके बैच में सोनी हो रही राहुल, तो आपके बैच में होगी नहीं स्टैटिस्टिक्स की, बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है भाई। अगर आपके बैच में सो ही नहीं हो रही तो आपके बैच में नहीं होगी, सिंपल। दोस्तों ध्यान रखना, कम से कम जो जज होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। लेकिन आज तक जो सबसे ज्यादा जज बैठे हैं वो किस खंडपीठ में बैठे हैं, मैं आपको बता दूं भैया, वो बैठे केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें सबसे ज्यादा जज बैठे थे। और कितने राज्य है? तो दोस्तों ये 13 जज बैठे थे। कितने जज बैठे थे? यहाँ पे 13 जज बैठे थे, है ना। एक केस और था इसके बाद, जिस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का एक केस था और इसमें कुल मिलाकर 11 जज बैठे थे, जिसमें कुल मिलाकर 11 जज बैठे थे। नहीं 12 नहीं थे बेटा जी, 11 जज थे। तो आज तक देखिए, कम से कम अगर संविधान से रिलेटेड कोई केस है तो उसमें बच्चों ये ध्यान रखना,
तो बेटा आप वहां पे कॉल करके पता करो, मेल आईडी पे पता करो। ये बातें मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, प्लीज। सबसे कम जो जज होने, मतलब कम से कम जज 5 होने चाहिए, लेकिन आज तक जो सबसे बड़ी खंडपीठ बनी है वो बच्चों बनी है 13 जज की, और उससे छोटी बनी है 11 जज की। अगला देखिए, अगला देखो बच्चों, उच्चतम, वही सवाल आ गया जो मैंने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी, अरे राहुल अगर आपने महापैक लिया तो तुम समझ नहीं रहे हो, सारे बैच आपको फ्री मिलेंगे, पगला वाली बात कर रहे हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो केस थी दूसरी, तो भैया दूसरी आपकी पंजाब राज्य वाली केस था, जिसमें कुल मिलाकर 11 जज थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कल बताना कि राम मंदिर केस में कुल मिलाकर कितने जज थे। मैं तुमसे कल पूछूंगा इस सवाल को, मतलब कल तक जवाब देना, राम मंदिर में कुल मिलाकर कितने जज थे राम मंदिर केस की सुनवाई में। अगला देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाए तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कौन सा केस है जरा बताएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कौन सी अपील में आता है जरा बताइएगा। सलाहकारी अपील है, मूल या संवैधानिक, बोलो भैया। बोलो भैया। मैं जानता था कि आप इस सवाल का आंसर डी दोगे। आपको बता दूं, जिस बच्चे ने इस सवाल का डी आंसर दिया है उनका 100% गलत है, उनका 100% गलत है। अब बताओ क्या आएगा आंसर फिर। ये इनका फंडामेंटल राइट होता है, ये मूल अधिकार होता है, इनका मूल क्षेत्र अधिकार होता है। आपको बताया था कि जब दो राज्यों की आपस में लड़ाई हो जाए, ये भी इसी में आता है ना, ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। बताओ तो बच्चों इसकी आंसर क्या आएगा। बोलो भैया। तो जनहित याचिका की अगर बात करता हूं तो ये न्यायिक पहल द्वारा है। अगला सवाल, न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो बच्चों हमने कहां से लिया है, इंडिया ने कहां से लिया है। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूं तो इंडिया ने कहां से लिया है बच्चों, इंडिया ने लिया है अमेरिका से। इंडिया ने कहां से लिया, अमेरिका से। और जब अमेरिका पास भी है तो इंडिया के पास भी होगा, है ना। तो बच्चों इंडिया के पास है तो अमेरिका के पास भी होगा, और डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन कहां कहां प्रचलित है, तो भैया अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका से किसने लिया, भारत ने। तो दोनों में हो गया, अमेरिका में भी और भारत में भी। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ भैया, विधायी शक्तियों का संघीय सूची से सम्मिलित किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया ये अधिकार, ये अधिकार किसके पास है। तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर, संसद के पास है। आज का लास्ट सवाल देख लो, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर सलाह लेने का अधिकार किसको है। बच्चों हमने तो आपको एक बात बताई थी कि हमारे भारत में एक चीज फ्री मिलती है और वो है सलाह। हमने आपको बताया था कि हमारे भारत में एक चीज फ्री मिलती है और वो है सलाह। दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सलाह राष्ट्रपति ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और आर्टिकल नंबर कौन सा है ये भी मैं आपको बता चुका हूं सर। आर्टिकल नंबर आप अच्छे से जानते हो, आर्टिकल नंबर 143 है, आर्टिकल नंबर 143 है। बस एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी मेरी 2 दिन की क्लास और बची है ना, अभी 2 दिन की क्लास और बची है। फिर से बता रहा हूं, अगर आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो दोस्तों जो मेरी स्टैटिक जीके की बुक है वो सबके पास होनी चाहिए। अगर आप सबके पास में स्टैटिक जीके की क्लास है, किताब है, तो मैं आपको 1-2 क्लास स्टैटिक जीके की नहीं, 5-6 क्लास स्टैटिक जीके की ले लूंगा। लेकिन अगर आपके पास होगी तो सारे बच्चे प्रॉमिस करो कि गुरुजी आज इस किताब को हम ऑर्डर कर रहे हैं, ये वाली किताब। हाँ प्राची मैं कल मिलवा दूंगा आपको। आप ये वाली किताब ऑर्डर कर रहे हैं आज, ऐसा मुझे उम्मीद है। जो बच्चा इस किताब को आज ऑर्डर कर रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देगा Y367S। जिसके पास है अच्छी बात, जिसके पास नहीं है Y367S
कूपन कोड लगा के इसको आज परचेज कर लेगा। मिलेगी कैसे ये देख लो, मिलेगी कैसे ये देख लो। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, सिंपल गूगल पर जाओगे और जाने के बाद यहां पे लिखोगे आप अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 लिखोगे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो ऑल कोर्स पे आ जाओगे। ऑल कोर्स के बाद आप एसएससी पे आ जाओ, एसएससी के बाद सीएचएसएल पे आ जाओ। और बच्चों सीएचएसएल में आप बुक वाले सेक्शन को ओपन कर लो। और जैसे ही आप ओपन करोगे तो भैया यहाँ व्यू ऑल पे चले आना। और व्यू ऑल पे आओगे तो ये किताब बच्चों स्टैटिक जीके की किताब आपको 173 रुपए की दिखा रहा होगा, 173 रुपए की। लेकिन आप बाय नाउ पे जाके कूपन कोड लगा लेना। यहाँ पे क्या कूपन कोड, Y367S जैसे लगाओगे तो 165 रुपए की आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टैटिक जीके का बैच आपको फ्री मिलेगा। दूसरी बात 105 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी और 6 ई बुक बिल्कुल फ्री मिलेंगी। रेलवे के लिए, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए इस किताब के साथ जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।